जय भीम साथियों। एक 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो मराठी में था। उसका शीर्षक था कि अगर गरीब इंसान है, गरीब कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता कैसे लड़ेगा इलेक्शन और कैसे वो जीतेगा। मैंने सवाल पूछा था पार्टी जो बहुजन समाज की पार्टियाँ जो भी रही सभी को सवाल पूछा था कि आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है। क्योंकि सबसे पहली बात हमें यह समझनी चाहिए, देश का जो गरीब है वो बहुजन है और जो बहुजन है वही गरीब है। ये मैं टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ। कैसे हजारों सालों से इस देश में जो ओबीसी, एससी, एनटी, वीजेएनटी, यहाँ के इस देश के धर्मशास्त्र के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार शिक्षा का अधिकार नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि संपत्ति का अधिकार नहीं था। बाकी हथियार नहीं रखने का वो बात अलग है, वो छोड़ दो, आज के ज़माने में कोई महत्व भी नहीं रखता। लेकिन शिक्षा का अधिकार नहीं था और संपत्ति का अधिकार नहीं था। संपत्ति जमा करने का, संपत्ति पूंजी जमा करने का अधिकार नहीं था। बाद में मुग़ल आए, उसके बाद में अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ आने के बाद में देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन फिर भी हमें वो अधिकार प्राप्त नहीं हुए। आजकल आरएसएस के जो मुखिया है वो कहते हैं कि हम लोगों ने बहुजनों के ऊपर बहुत अन्याय किए हैं, तो हमें पाप क्षालन करना चाहिए। मैं कहता हूँ, अगर पाप क्षालन करना चाहते हैं तो आपके पास जो हज़ारों सालों से ज़मीन है, जो संपत्ति है, उस चीज़ को, ज़मीन को, संपत्ति को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, यानी कि राष्ट्रीयकरण करो, तब तुम्हारा पाप क्षालन पूरा होगा। वरना तो सिर्फ बातें तुम कितनी करते हो हमें पता है। तो स्थिति ऐसी है कि आरक्षण के माध्यम से हम कुछ प्रगति कर रहे थे। अब आप जानते हो वो आरक्षण को भी प्राइवेटाइजेशन के इस रूप में ख़त्म कर दिया गया है और कोशिश चल रही है। हमारे पास संपत्ति नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारा एजुकेशन छीनने की कोशिश चल रही है। उसके बारे में भी काफ़ी वीडियोज़ मेरे हैं। तो इस तरह से अगर हर तरीके से हमें अगर मजबूर किया जा रहा है तो हम कैसे लड़ेंगे, हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हो हमारे महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, 50 खोखा 50 खोखा, 50 खोखे एकदम ओके। ये 50-50 कुछ नहीं, हज़ारों सालों से इनके पास इतनी दौलत है कि मतलब उनकी पीढ़ियाँ उधर पीढ़ियाँ, वो 10-20 पीढ़ियाँ बैठ के भी खाएंगी तो भी वो लोग आराम से जिएंगे। तकलीफ़ किसको है? हमें है। अगर महंगाई बढ़ती है तो तकलीफ़ किसको होती है? हमें, बहुजनों को। तो सवाल ये है कि अभी कहते हैं लोग संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान को खतरा है। अगर संविधान बचाना है तो रोड पे उतरना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और इलेक्शन जीतना पड़ेगा। इलेक्शन लड़ने से पहले हमारे कई कार्यकर्ता है जो इलेक्शन लड़ने से पहले हार जाते हैं। वो दो चीज़ें बोलते हैं, एक तो हमारे लोग संगठित नहीं होते, ऐसा बोलेंगे और फिर चुप बैठेंगे, और दूसरी बात बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है और फिर चुप बैठेंगे। और ये दो चीज़ों की वजह से ये राजनीति में नहीं आते। अगर कुछ लोग राजनीति में आते भी है, सभी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, काफ़ी लोग मूवमेंट में जो अपनी नौकरी काम धंधा छोड़ के अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी मूवमेंट चला रहे हैं, वो दिल से चाहते हैं कि हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। भारत देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है हमें, वो संविधान के जो मायने हैं
जो संविधान का जो अर्थ है, जो हमारे मूलभूत अधिकार है, जिस तरह से छीने जा रहे हैं, वो लोग समझते हैं और उस अधिकार को फिर से प्राप्त करने की कोशिश और प्राप्त करके देने की कोशिश ये प्रामाणिक लोग करते हैं, जो निष्ठावान लोग करते हैं। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, ये दो सवाल खड़े करते हैं और निगेटिव माध्यम से देखते हैं, निगेटिव रूप से देखते हैं। जब इंसान लड़ाई करने से पहले अगर नेगेटिव बात करेगा तो कैसे लड़ेगा? उसका सीधा सवाल होता है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम लड़े कैसे? ये भागने वाली बातें हैं, एक कन्नी काटने वाली बात है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में हमें लड़ना है और हमें जीतना है। आप कहोगे कैसे? सबसे पहली बात यह है कि हमें निष्ठावान होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए और हमारे समाज के प्रति आपके दिल में करुणा होनी चाहिए। और आखिरी बात मैं बोलता हूँ, उस कार्यकर्ता को स्वाभिमानी होना चाहिए। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। कार्यकर्ता अगर स्वाभिमानी रहेगा तो उसे कोई खरीद नहीं सकता। जो लोग राजनीति में आते हैं, मैंने ऐसे कई लोग देखे 5 साल काम करते हैं, लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रामाणिक से काम कर प्रामाणिकता से काम कर रहा है, लेकिन प्रामाणिकता नहीं होती। वो इस फिराक में होता है कि इलेक्शन आ जावे, कोई कैंडिडेट आवे, उसको मैं झांसा दूं। कैंडिडेट आने वाला भी कुछ ना कुछ, जो बहुजनों की पार्टी है उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, ये कैंडिडेट आने वाला भी कुछ ना कुछ सेटलमेंट करने के लिए आता है, उसमें से वो पैसा कमाता है। ऐसी विचारधारा इनकी होती है। ऐसे कई कैंडिडेट होते भी हैं। और जो कार्यकर्ता उससे जुड़ता है, उसकी कोशिश ये रहती है, जीतने की कोशिश नहीं, लड़ने की कोशिश नहीं। वो जो कार्यकाल है इलेक्शन का, उसमें मुझे कैसे पैसे मिले, कैसे मैं करूं। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मैं खुद के बारे में बोल सकता हूँ, मुझे काफ़ी पैसे के ऑफर्स आए, लेकिन मैंने मना कर दिए। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हो गए जो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और मुझे गर्व है इस बात का। तो अगर हमें लड़ना है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक बात है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल लोग काफ़ी तादाद में है, लेकिन उनके दिल में भी ये मूवमेंट चलाने के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं है। उनको ऐसा लगता भी नहीं कि मैं अपने समाज के लिए लड़ूं। वो पढ़ा लिखा होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, अपना घर, बीवी, बच्चे, बस इसमें ज़िंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल है, उन लोगों का फर्ज है कि इन लोगों को गाइड करें। तो कैसे लड़ेंगे? ये जो सिस्टम है, हमारे पास मैन पावर है। सुनो, मैन पावर जो 85% हम कहते हैं, अगर तुम लोग काउंट करोगे तो ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, विजेंटी वगैरह ये सब पकड़ के, जो बहुजन है, ये सब पकड़ के टोटल है 85%। और मैंने उस वीडियो में कहा है कि 85% के पास फिर 15% प्रॉपर्टी है और 15% लोगों के पास 85% प्रॉपर्टी है। तो तुम कैसे लड़ सकते हो उनको? उनके साथ में पैसे के जोर पे लड़ ही नहीं सकते हो, कहीं भी नहीं टिकते हो तुम। तो अगर लड़ना है और जीतना है तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, वो है मैन पावर।
ज़्यादातर लोग हैं। अब वो लोग फिर भी क्यों जीत रहे हैं? वो लोगों को धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे दिशा भूल कर रहे, गुमराह कर रहे। हम लोगों को यही करना है। धर्म अपनी जगह पे है। भारत देश का संविधान आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता देता है। तुम्हें अधिकार है धर्म का आचरण करे, पालन करे, लेकिन इस धर्म का उपयोग ये किस तरह सत्ता करने के लिए, सत्ता को भोगने के लिए और हमारे ऊपर राज करने के लिए कर रहे हैं, ये लोगों में जाके समझाना पड़ेगा। हमारे समाज में कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके पैर में चप्पल नहीं है। एक पार्टी ऐसी भी होके गई है। मैं होके गई है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब उस पार्टी का कोई भी वजूद नहीं रहा है कि जिनके पैर में चप्पल भी नहीं है, उन लोगों को खासदार बनाया गया है, उन लोगों को आमदार बनाया गया है, कारपोरेटर बनाया गया है। तो स्ट्रैटेजी हमारे पास रेडी है। हमें केडर कैंप्स लेने चाहिए पार्टी के वर्कर्स का, उनके दिल में ठास के भरना चाहिए। तो जब वो तैयार हो गए तब जाके लोगों में बताएंगे, क्योंकि ये किसी एक आदमी का, एक इंसान का सवाल नहीं है, एक इंसान के पेट भरने का सवाल नहीं है। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई हक और अधिकार की है। आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको सवाल पूछेगी, कि तुमने किया क्या? देश का संविधान खतरे में था, तुमने क्या किया? हमारे अधिकार छीने जा रहे थे, तुमने क्या किया? हमारे बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, तुमने क्या किया? मनीषा वाल्मीकि का जो उदाहरण है, ये छोटा उदाहरण नहीं है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। कई उदाहरण हैं जिसमें भारत देश में संविधान तो है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इन लोगों ने किया। तो अपने पास रास्ता है। रास्ता ये है कि देश का सही इतिहास उनको बताओ। इस देश के जो नागरिक है, जो बहुजन है, उनका डीएनए भारत देश से कैसा जुड़ता है, और जो लोग परकीय है, जो सुवर्ण है, उनका डीएनए भारत देश से कैसा नहीं जुड़ता है, वो उन्हें बताओ। ये साइंटिफिकली प्रूव है, ये उन्हें बताओ। और किस तरह से वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, ये उन्हें बताओ। ये प्रॉपरली एजेंडा तैयार करोगे तो हम 1001% इस देश की शासन करती जमात बनेंगे। इतना ही कहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो लोग देखेंगे नहीं। बोलने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन छोटे से वीडियो में ये समझ जाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।